हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सक्सेस कर्व के यूट्यूब चैनल पे। लगातार हम मॉडल पेपर में जो भी विषय हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्टिव वाइज हम आपके पास सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। और अपने वेबसाइट में, जैसा कि आप सभी को पता है, digitalbiharboard.in पे अपने सॉल्यूशन का पीडीएफ भी अपलोड करते जा रहे हैं। तो इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव में बेसिकली हम कवर कर रहे हैं जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है और लघु उत्तरीय, यानी कि जो भी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनको। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन शास्त्र में। तो लघु उत्तरीय जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दे। बहुत ही आसान प्रश्न है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए, उन्हीं को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये आपको पता है, बस इसी को अच्छे शब्दों में लिख लीजिए। आपके 2 में 2 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये जो 11वां प्रश्न है मॉडल पेपर में जो दिया हुआ है 2021 वाले में, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो यहाँ पे बस इसी लिख दीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। सिंपल लिखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इसका थीम क्या है। यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट है जिसमें नंबर मिलने वाला है वो क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, यदि अभिकारको, यानी कि जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, अभिकारको, और दूसरा होता है प्रोडक्ट तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, एक समान। बस यही आपको इसमें मेन क्या है वो आपको याद रखना है। बाकी तो आप शब्द अपने खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या एक समान होनी चाहिए। एक उदाहरण भी आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो 1 नंबर का हो जाएगा और उदाहरण आपका 1 नंबर का। तो कोई भी सिंपल उदाहरण आप जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल तो ये है, सिंपल लिखिए या टफ लिखिए, नंबर आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। तो H2 प्लस Cl2 बनाएगा क्या, HCl, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ HCl बन गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 Cl2, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन। तो बस यही करना है, क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें, ठीक है। तो एकदम वैसा ही है जैसे यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा और फिर उसका उदाहरण। तो फिर यहाँ भी हमें क्या लिखना है, डिफिनीशन लिखना है सूचक का। और सूचक क्या होता है, इसका इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो सूचक होते हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं, सूचक से रिलेटेड ऐसे टर्म में पूछ लिए गए पीएच वगैरह के, ठीक है। तो जो सूचक होता है, जो हम लोग पीएच करते रहते हैं, ठीक, कि क्षारीय अम्लीय, तो ये जो सूचक होता है यही बताता है कि वो क्षार है कि अम्ल है। तो जो सूचक है वो सिंपल ऐसे पदार्थ हैं, ठीक, सूचक वैसे पदार्थ हैं जो बतलाते हैं कि पदार्थ, जो दिया गया पदार्थ है, जो बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ, ठीक, दिया गया पदार्थ। बस देखिए हर जगह एक पॉइंट पकड़िए, मेन पॉइंट क्या है जिसमें नंबर मिलने वाला है, अम्ल है या क्षार। बस तो यही आप लिख सकते हैं सिंपल, कि अम्ल और क्षार को इंडिकेट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं जो भी पदार्थ दिए हुए हैं उनमें। तो बस वही सूचक हो गया। बस इसमें उदाहरण लिख लीजिए, आप सभी को पता है टर्मेरिक, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। लिटमस लिख लीजिए, आपको पता है एसिड बेस, ब्लू लिटमस रेड, ये सब होता है। तो यही सब आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 12वां प्रश्न का ये सबसे सही उत्तर। बस इसको परिभाषित कीजिए, उसका उदाहरण लिखिए, ठीक। 13वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि ऑक्सीकरण क्या है, ठीक। दैट इज पूछा गया कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो भी अंग्रेजी माध्यम वाले लोग देख रहे हैं उनके लिए भी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है। तो इसको बस आपको मेन पता है कि क्या होता है ऑक्सीकरण, ये है आपका 13वां प्रश्न, ठीक। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से मिल जाता है तथा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। तो हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसमें बस ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे भी लिखेंगे तो आपको ये नहीं कि आपको 1 नंबर दे देगा, 2 में 2 ही देगा। बस आगे क्या पूछा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। और ये क्या करते हैं, इसके दौरान क्या होता है, पदार्थ के जो भी ऑक्सीजन मतलब जुड़े और हाइड्रोजन हटा तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो ये भी आप लिख दीजिए, पॉइंट वाइज भी लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न है, 2 से 4 पॉइंट लिख दीजिए, 4 मैक्सिमम मतलब पॉइंट हो गया। तो ये दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यही सब आप जितना सुंदर शब्द बना के लिखिए, आपकी मर्जी, ऐसे भी लिख देंगे आप पॉइंट वाइज तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या है, एक मतलब इसमें क्या होता है, प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन निकल जाते हैं। इसी को सजा सजा के लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और ऑक्सीकृत कर देते हैं पदार्थ को, ठीक। और इसके उदाहरण के बारे में नहीं पूछा गया, बाकी आप उदाहरण भी याद रखिए, KMnO4 ये सब, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संक्षारण क्या है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संक्षारण क्या है, उसके उदाहरण क्या है। पहला प्रश्न संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके उदाहरण क्या है, सूचक क्या है, उसके उदाहरण क्या है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया संक्षारण, आप सभी को पता है, कोरोजन जो हम लोग बोलते हैं, आयरन का जंग लगना, ये तो उदाहरण आप सभी को पता है, बहुत कॉमन उदाहरण है। तो अब संक्षारण क्या होता है, जिसमें क्या होता है, धातु में जंग लग जाता है। अब धातु में जंग कैसे लगता है, नमी, मॉइस्चर, ये जो हम लोग होते हैं, ऑक्सीजन के संसर्ग में आ जाती हैं, हवा के संसर्ग में आ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। तो इसका परिभाषा आपको लिखना है, तो आप लिख दीजिए कि संक्षारण जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। बस ये लिख दीजिए, 2 पॉइंट लिखिए बस। संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है कि जिसमें जंग लग जाते हैं। जंग कैसे लग जाते हैं, जिससे धातुओं में जंग लग जाते हैं, ठीक। धातुओं में जंग लग जाते हैं हवा और नमी के कारण। बस यही लिख लीजिए, आपके 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके उदाहरण पूछे गए हैं, तो लोहा में जंग लगना, ठीक। तो लोहे में जंग लगना क्या हो जाएगा, संक्षारण का उदाहरण लग जाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो आप सभी को पता है, जो भी लोहा वगैरह होता है, ग्रिल वगैरह जो आप लोग घरों में देखते हैं, उसको क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है, तुरंत उसको प्राइमर वाइमर चढ़ा दिया जाता है। तो वही है संक्षारण, ठीक है। अगला प्रश्न जो है संतुलित करना है। देखिए पहला जो प्रश्न था उसमें डिफिनीशन पूछा गया था, उदाहरण पूछा गया था। अब संतुलित करना है, तो आपको पता है कि संतुलित जो अभिक्रिया वो क्या है कि उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, उनकी परमाणुओं की संख्या एक समान होनी चाहिए, जिसको हम लोग अभिकारक और उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में 2 प्रश्न पूछे गए, यानी कि 1-1 नंबर का। 15 का जो पहला है उसमें दिया है BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपको दिया है BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ पे आपको बराबर करने हैं, ठीक है, यानी कि बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो आप गिनिए कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में सोचिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सिंपल। तो यहाँ पे 2 करिए, बात खत्म, ठीक। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 कर दिए, तो यहाँ पे चेक कीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 है, बस। यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन सेटिस्फाइड है। बाकी BaSO4 चेक कर लीजिए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी Ba1 है, SO4 भी 1 है। तो यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये HCl के आगे 2 लगा दीजिए, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका, पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। और जो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, MnO2 प्लस HCl रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ये क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं
और आपको क्या करना है MnO2 प्लस HCl इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन पे जाइए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए सिंपल। ठीक, यहाँ पे आप क्लोरीन देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भाई आपका क्लोरीन कितना है 2 ही है, और इधर तो कोई है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। ठीक, तब इसको 4 कर दिए तो 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 4 तो क्लोरीन है, 2 यहाँ पे या 2 यहाँ पे। बाकी देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गए, मतलब क्लियर हो गए, बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लियर। अब बचा क्या, तो बस हो गया आपका, यहाँ पे बस 4 कर दीजिए तो हो गया, और Mn है ही, और O2 भी 2 होंगे। तो यही आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपको 2 जोड़ना था। तो ये 15 आपका 2 नंबर का प्रश्न है, ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके बैलेंस में आपको कुछ नहीं करना, आप गिनते रहिए, समय बहुत रहता है। ठीक है, तो गिनिए और गिन के उसको सेटिस्फाई करिए, कोई बहुत बड़ा बैलेंसिंग में पूछ नहीं लेता है। ठीक, तो आप समीकरण को आसानी से संतुलित कर देंगे। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया है 16वां, जिसमें पूछा गया कि सहसंयोजन बंधन क्या है। सहसंयोजन बंधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके 2 उदाहरण भी देने हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल ये पूछा है, हिंदी में थोड़ा नाम सहसंयोजन बंधन पूछा गया 16वें प्रश्न में, और इसके उदाहरण भी आपको देने हैं। तो जितने आसान से आसान उदाहरण है दीजिए, या जितने टफ से टफ उदाहरण दीजिए, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक, तो देखिए सहसंयोजन बंध होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें से आधा ले लेगा, एक H2 हो गया, तो इसमें से H ये ले लेगा, H लेगा। तो एग्जाम्पल भी यही लिख देंगे हम, कोई बहुत बड़ा इधर उधर से एग्जाम्पल नहीं लाना है। तो ये क्या है, एक रासायनिक बंध है, तो लिख दीजिएगा सहसंयोजन एक रासायनिक बंध है। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग में होता है कोई भी, तो एक रासायनिक बंध है जिसमें क्या होता है, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाता है। ठीक, शेयर का मतलब होता है साझा करना। तो देखिए 2 ये हो गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच क्या किया जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, आधा तू ले ला, हमारे आधा ये, तो आधा आधा अपने में बांट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये H2 भी हो गया इसका उदाहरण। तो ये एक रासायनिक बंध है जो 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन साझा को दर्शाता है। तो यही हो गया सहसंयोजन बंध, और इसके उदाहरण आप H2 ये आपको दिखा दिया मैंने, और एक CH4। ठीक, कार्बन के भी देखेंगे आप, 4 इसको चाहिए तो चारों हाइड्रोजन से ले लेगा, चारों आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक, तो यही होता है सहसंयोजन बंध। तो उदाहरण भी आप 2 लिख दीजिएगा, H2CH4। बाकी आपको जो अच्छा लगे उदाहरण आप लिखिए, जो आपको आसान लगे। ठीक, तो ये हो गया सहसंयोजन बंध के बारे में। और जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिखे, मात्र 2 अंतर आपको लिखने हैं। आपको तो बहुत सारे अंतर पता है, 2 कोई भी अंतर लिखिए, छोटा वाला लिखिए, बड़ा वाला लिखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स लिखिए, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो जो अम्ल है वो आपको सिंपल याद रखना है कि जो अम्ल ऐसे कर दीजिएगा, ठीक, निम्नलिखित अंतर है करके, और इधर कर दीजिएगा क्षार। ठीक, तो अम्ल में लिख दीजिएगा कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षार होते हैं ये कड़वे होते हैं। एक अंतर तो यही हो गया। ठीक, और अंतर लिखना है, ये यहाँ पे अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, 2 तो अंतर हो ही गए, बाकी आपको लिखने हैं 4-5 जो भी। यहाँ पे ये आप भी लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं pH 7 से कम, इससे आपने हर वर्ष देखे होंगे कि प्रश्न पूछ लिए गए हैं, मॉडल पेपर में भी ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, तो उसमें आपने देखा ही होगा। pH 7 से कम, इसका pH 7 से अधिक। बस हो गया, 2 ही लिखना है, आप 2 कोई भी लिख दीजिए। तो ये आसानी से हो गया 17वां प्रश्न जो था। ठीक, अब देखिए 18वां प्रश्न पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। सजातीय श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी कि आपको बताने क्या है होमोलोगस सीरीज, और उसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स। ठीक, तो होमोलोगस सीरीज आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत मतलब बना के उसको डिफिनेशन लिखिए। तो इसको कहा जाता है सजातीय श्रेणी, यानी कि एक ऐसी श्रेणी है, सजातीय यानी कि एक समान। ठीक है, सजातीय एक ऐसी श्रेणी है। ठीक, ठीक, यानी कि सजातीय यानी कि एक बढ़ रहा होगा तो फिर बराबर बराबर अंतर आ रहा होगा। ठीक है,
ऐसी श्रेणी है जिसमें जो रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें समान रासायनिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके सूत्र समान होते हैं, सूत्र समान होता है। ठीक, तो समान सूत्र होता है, समान रासायनिक गुण होता है, और ये डिफर करते हैं, इनमें अंतर होता है कितने का, CH2 ग्रुप का। तो ये देखिए हमने 3 बता दिया, ठीक है। और इसमें से आप अगर 2 भी लिख देते हैं कि ऐसी श्रेणी है जिसमें एक समान सूत्र होते हैं जिनका अंतर CH2 ग्रुप होता है, तो बस वही लिख दीजिए। उदाहरण में आप वैसा ही उदाहरण दे दीजिए अल्केन और एल्कीन का। तो एक हो गया CH4, एक हो गया आपका C2H4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये होता है ना CnH2n+2, तो एक लिखिएगा यहाँ पे C और 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि CH4 एल्केन हो गया, और एल्कीन हो गया CnH2n। तो ये हो गया, अगर आप 2 लेते हैं तो C2H4। तो यहाँ पे देखिए अंतर देख लीजिए, आपको खुद दिख जा रहा होगा यहाँ पे कितना CH2 ग्रुप का अंतर है। तो बस यही करना है, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या है और उसका उदाहरण क्या देना है, तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। और ये था आपका आखिरी प्रश्न लघु उत्तरीय में, ठीक है। अब बच गए हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों, जो कि मात्र 2 हैं, और दोनों को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी लॉन्ग आंसर टाइप में है उसमें आप जितना लिखिए उतना कम है, लेकिन फिर भी अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 5 से 6 पॉइंट तो आप जरूर लिखें, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और उसको अच्छे से समझाएं भी। तो इसमें जो 19वां प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप में कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें, ठीक है। तो कोई ऐसा अयस्क लिखिए मतलब जो आप कॉमन है उसी अयस्क का नाम लिख दीजिए। तो जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम क्या हो जाएगा, पहले तो करते जाइए ZnS, आपने ZnS लिख दिया, ठीक है। और जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन को आप वर्णन कीजिए। तो वर्णन करना तो आपको स्टेप वाइज करिए, जितना बढ़िया से कीजिएगा स्टेप वाइज क्लियर होता है और अच्छे से एग्जामिनर को समझ में भी आता है, तो नंबर भी बढ़िया देता है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 1 2 3 4। तो इसमें सबसे पहले तो जिंक सल्फाइड का ही आप बता दीजिए। तो इसमें तो सबसे पहले तो सल्फाइड जो इम्प्योरिटी जब उसको हम हटाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी सल्फाइड इम्प्योरिटी होगी उसके लिए हटाने के लिए एक तरीका होता है फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। पहले तो इस सल्फाइड के जो अशुद्धियां उनको बाहर करेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद से जब सल्फाइड उसमें से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, कौन सा, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन कर देंगे आप ऑक्सीजन के साथ, जो 3O2- यानी कि 2 जिंक सल्फाइड, और ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि देख रहे होंगे आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और ये इसमें बन रहा है, तो अब ऑक्साइड बन गया, ठीक। अब जो जिंक का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, इसको कोक के साथ, ये जो जिंक का ऑक्साइड बना, ये तीसरे स्टेप में आप लिख दीजिएगा, कोक के साथ इसको हीट करते हैं 1673 केल्विन तक। ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। अब देखिए जब इसको हीट करते हैं 1673 केल्विन तक, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि प्यूरिफाई हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और ये इतना हीट इसलिए देते हैं क्योंकि हमको तीसरे स्टेप में ये लिखना होगा कि ये हीट प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक का जो होता है 1180 होता है, ठीक है, केल्विन, और बाकी हम दे रहे हैं 1673, तो जिंक तो पहले ही सेपरेट हो जाएगा। तो जिंक पहले बन जाता है और उसको हम डिस्टिल कर लेते हैं, किससे, प्यूरिफाई कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो मिला जुला के आपको पहले फ्लोटेशन करना है, फिर रोस्टिंग यानी कि ऑक्सीजन के साथ, फिर आपको उसको हीट करना है हाई टेम्परेचर पे। क्यों करते हैं, यहाँ पे ये लॉजिक दे दीजिएगा, और उसके बाद से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आसानी से उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लिए, जिंक सल्फाइड आपने ले लिया, उसको सल्फाइड पहले हटाइए, फिर उसको ऑक्सीजन में ले जाइए, फिर उसको 1673 केल्विन टेम्परेचर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जो जिंक होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो फिर उसको प्यूरिफाई कर लेंगे किस मेथड से, आखिर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो आपका ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक। और आखिरी प्रश्न है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आप कोई भी लिख सकता है, आप नहीं भी कुछ पढ़ के जाइएगा ना तो आप बहुत बढ़िया लिख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप अंडरस्टैंडिंग रखे होंगे, क्लास में सुने होंगे या हमारे चैनल को फॉलो किए होंगे, तो ठीक है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आपको करना है संरक्षण एवं प्रबंधन, तो बस यही करिए ना, संरक्षण और
प्रबंधन। दिन रात आप सुनते होंगे कि यार क्लाइमेट चेंज, ये वो, कैसे नेचर को बचाएं, कैसे नेचुरल रिसोर्स को बचाएं। तो बस यही करना है। पहले तो ये लिख लीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो एयर, वाटर, लैंड, ये जो भी है ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। उनके बारे में लिख दीजिए। अब उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो आपने सुना होगा कि वाटर को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्लाइमेट को बचाने के लिए पेड़ जल, वन को बचाने के लिए प्लांटेशन। तो ये सब जो कॉमन चीजें हैं बस उसी को लिखिए। बाकी कैसे बचाएं, कैसे संरक्षण करें, तो हंटिंग मत करिए, ये सब पे रोक लगाइए। हंटिंग, जो भी जानवरों को मारा जाता है वो सब मत करिए। सस्टेनेबल यूज कीजिए, समझदारी के साथ यूज कीजिए, जिसको ज्यूडिशियस यूज बोला जाता है। तो यही सब करके आप आसानी से संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस पे आप जितना लिखना चाहें, जितना समय हो उतना लिखिए, क्योंकि ये टॉपिक, ये प्रश्न बहुत ही आसान है और इसको आप आसानी से कर लेंगे। बाकी हमारे जो वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, जो digitalbiharboard.in, तो उस पे आपको डिटेल पीडीएफ सोल्यूशन मिल जाएगा और अपलोड भी कर दिया जा चुका होगा कुछ विषयों का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तब तक ये जो रसायन शास्त्र के जो भी प्रश्न थे आज हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में बहुत जल्द हम मिलेंगे जो भी जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके साथ, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है जीव विज्ञान के, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।